हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो लेक्चर में हम DC2 बुक से लेसन 2 पढ़ रहे हैं। ये लेसन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेसन से आपके 3 या 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं। सो इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, साथ में इनको ब्रीफली समझते हुए चलेंगे। अगर इन क्वेश्चंस की आपको डिटेल में हैंड रिटन नोट्स या आंसर्स चाहिए तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेक करें। DC1 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्लेलिस्ट, DC2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। उन लिंक्स पे जाके आप वीडियोस को देखें, सभी लेक्चर वीडियोस को देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इजी हैंड रिटन नोट्स में प्रोवाइड किए हैं। उन क्वेश्चन से आपकी काफ़ी एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। यहाँ पर हम ब्रीफली इसको समझते हुए चलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं चैनल के साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और प्लीज़ वीडियोस को कंप्लीट देखें, जिससे कि आप चैनल को ग्रो होने में सपोर्ट करते हैं और आपके सपोर्ट से ही हम आगे वीडियोस बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस लेसन से लेसन 2 जो है, इससे आपका कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है वो है आपका ये वाला क्वेश्चन। देखिए, कार्बोज को परिभाषित कीजिए। उपलब्ध एवं अनुपलब्ध कार्बोज में कार्बोज से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो उपलब्ध एवं अनुपलब्ध कार्बोज में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन है आपका। तो उपलब्ध एवं अनुपलब्ध कार्बोज, देखो पहले क्वेश्चंस को अच्छे से ही समझना है, उसके बाद हम आंसर में इसको समझेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल लेट गो नहीं करना है, इसको आपने समझना है। तो सर इसमें सबसे पहले आप थोड़ा सा कार्बोज के बारे में बता दीजिए, कार्बोज होते क्या है। उसके बाद कार्बोज के कार्य, उपलब्ध कार्बोज और अनुपलब्ध कार्बोज के आपने कार्य बताने, ठीक है। तो कार्बोज आपने बताना है। कार्बोज उनको कहते हैं जिसमें 3 तत्वों से बनकर जुड़कर बना होता है, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से बने होते हैं, उसको ही हम कार्बोज कहेंगे। तो जो वनस्पति से जो हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, वनस्पति मीन्स पेड़ पौधे, ठीक है। तो पेड़ पौधों से जो हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, उससे हमें जो है काफ़ी कार्बोज मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि हम दाल खाते हैं, चावल, आटा, ये सब कार्बोज का ही रूप है। तो इनमें जो है कार्बोज मुख्यतः किस रूप में प्रेजेंट रहता है? शर्करा के रूप में, स्टार्च और रेशे के रूप में उपलब्ध होता है, ठीक है। जैसे कि हम कुछ भी खा रहे हैं तो उसमें स्टार्च भी मिलता है, हमें रेशा मिलता है, शर्करा मिलती है, ठीक है। शर्करा मीन्स जो शुगर। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमें किसी भोजन से मिलता है। तो ग्लूकोज इस प्रकार की, ग्लूकोज भी एक तरह से जो है हमें इसी कार्बोज से ही मिल रहा है। घर में इस्तेमाल की जाने वाली चीनी या शक्कर में पाए जाने वाले कार्बोज का एक अणु, मतलब इसको आपने ईजी अप करना है। जितना आप इसको समझ के ईजी अप करेंगे और ईजी अप करके इसको बिल्कुल आसान तरीके से आपने लिखना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो इसमें एक एग्जांपल दिया है कि घर में जो आप चीनी इस्तेमाल करते हो उसमें कार्बोज का एक अणु और 2 मूल इकाइयों, जैसे शुगर है, शुगर में क्या है, ग्लूकोज मिलेगा और फ्रक्टोज, ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन किया है, ठीक है। तो चावल, गेहूं, मक्का, इसमें जो है स्टार्च की अधिकता वाले पदार्थ के उदाहरण है। जैसे चावल है, चावल में स्टार्च आपको ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा जो रेशे शब्द, रेशा क्या होता है? रेशा शब्द से अभिप्राय ये है कि जैसे कि सेल्यूलोज भी रेशा का ही एक उदाहरण है, जो भी ग्लूकोज की इकाइयों से मिलकर ही ये बना होता है। और ग्लूकोज की इकाइयाँ एक दूसरे से अलग अलग ढंग से जुड़ी होती है। कार्बोज, शर्करा, स्टार्च और रेशे को 2 भागों में विभाजित। अब देखो, जो भी हमारा कार्बोज है, जैसे शर्करा, स्टार्च और रेशे के रूप में हमें मिल रहा है, इसको आगे फर्दर 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है, जैसे कि उपलब्ध कार्बोज और अनुपलब्ध कार्बोज में। तो जैसे कि शर्करा और स्टार्च है, इसको हमारा शरीर आसानी से पचा लेता है, तो ये हो गया आपका उपलब्ध कार्बोज। और जैसे रेशा है, रेशा जिसमें सेल्यूलोज की मात्रा होती है, इसे हमारा शरीर अच्छी तरीके से पाचन तंत्र पचा नहीं पाता और ये मल में ऐसे ही निष्कासित हो जाता है, ठीक है, मतलब ऐसे ही बाहर निकल जाता है रेशा। तो इसे हम अनुपलब्ध कार्बोज कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने दोनों को डिफाइन किया, इसको बहुत ईजी अब करना है आपने, और आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इन दोनों कार्बोज को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। देखिए, उपलब्ध कार्बोज आपने बताना है कि कौन सा होता है। सबसे पहले तो हमने बताया कि शर्करा और स्टार्च जो है उपलब्ध कार्बोज के हमारे उदाहरण हैं। अब ये हमारे को किस खाद्य पदार्थ से मिलता है, शर्करा और स्टार्च? तो जो भी मोटे अनाज होते हैं ना, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, तो इससे हमें मिलेट हो गए, तो इससे हमें क्या मिल रहा है, स्टार्च और शर्करा मिल रहे हैं। कुछ फल भी ऐसे हैं, जड़, मूलकंद और मीठे पदार्थ, शहद, गुड़, शक्कर, इनसे हमें जो है
शर्करा और स्टार्च मिल रहा है। तो ये हमें कौन से खाद्य पदार्थ से मिल रहा है। अब इनके कार्य क्या है। सबसे पहले तो जो हम कार्बोज लेते हैं, इससे हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, मतलब एनर्जी गिविंग फंक्शंस है इनके। तो कार्बोहाइड्रेट का शरीर में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य शरीर को विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करना है, ठीक है। यह ऊर्जा का उत्तम स्रोत है, मतलब जब हम कार्ब्स खाते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। तो इस तरह से आपने ईजी अप करके इसको लिखना है। इसके बाद देखिए और दूसरा काम क्या है कार्बोज का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से भी कई बार इसको क्वेश्चन को शुरू किया जाता है, प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना। तो इस तरह से भी कार्बोज किस तरह से प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करता है, इस तरह से भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने ज़रूर लिखना है। तो जो जैसे कि प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त किस तरह से रखता है ये कार्बोज, तो जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट शरीर में संग्रहित प्रोटीन की बचत में भी सहायक होता है। जैसे कि प्रोटीन को ये क्या करता है, सेव कर लेता है। यदि हम पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं तो इससे हमारे शरीर को समुचित मात्रा में कैलोरी प्राप्त होगी। अतः प्रोटीन की मात्रा, अब देखो कैलोरी प्राप्त होगी तो जो कैलोरी मिलेगी उससे हम काम कर सकते हैं। और प्रोटीन जो है, जो हमने प्रोटीन अलग से ग्रहण किया होता है वो सेफ रहता है। और ये जो प्रोटीन जो है क्या काम करता है, जो उसका मेन वर्क होता है, प्रोटीन का मेन वर्क क्या है, शारीरिक वृद्धि जो ग्रोथ में जो है सहायक होता है प्रोटीन, तो उसको सेपरेट रखता है ग्रोथ के लिए। तो प्रोटीन का काम जो ग्रोथ है, जो शारीरिक वृद्धि है, तो वही काम करता है प्रोटीन। और जो एनर्जी गिविंग काम जो है कार्बोहाइड्रेट खुद संभाल लेता है। तो इस तरह से ये जो है प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त रखता है, मतलब बाकी काम ये खुद संभाल लेता है कार्बोज हमारे शरीर में जाके, और प्रोटीन को जो इसका मेन काम है उसको वो करने देता है। मान लो अगर हम कार्बोज नहीं खाएंगे, कम खाएंगे कार्बोज, तो क्या होगा, प्रोटीन को हमारे को एनर्जी गिविंग का काम करना पड़ेगा, जबकि प्रोटीन का मेन काम क्या है, ग्रोथ करना, शारीरिक वृद्धि करना। तो अगर हम कार्बोज ले रहे हैं तो प्रोटीन अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा। इस तरह से बोलते हैं कि प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त रखता है। इस तरह से आपने इसको समझ के करना है। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक, लैक्टोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट शरीर में कुछ बैक्टीरिया की वृद्धि में सहायक होता है। तो बैक्टीरिया की वृद्धि में सहायक होता है कौन, आपका कार्बोज। लैक्टोज शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक। तो लैक्टोज जो कि हमारे शरीर के कैल्शियम को अवशोषण में सहायक होता है, ये एक तरह का बैक्टीरिया है। तो इसकी वृद्धि में जो है हमारा कार्बोज सहायता करता है। वसा के उपयोग में सहायता करता है। पर्याप्त मात्रा में अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स ग्रहण करते हैं तो शरीर में वसा की बचत में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट वसा के अत्यधिक प्रज्वलन को रोकने में भी, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा वसा ले लेते तेल युक्त चीज़ें, तो उसके प्रज्वलन को भी ये रोकता है, ठीक है। अगर हमने कार्ब्स लिए होंगे, अगर कार्ब्स ही नहीं खाएंगे तो फिर वो ठीक से चयापचय ठीक से नहीं होगा ना। पाचन संस्थान को स्वस्थ बनाए रखना, तो ये सारे काम इसके हमारे को बता रहे हैं कार्बोज के क्या क्या काम है। सेल्यूलोज नामक कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में व्यर्थ पदार्थों अर्थात मल के विसर्जन में सहायक होता है। इस कार्बोहाइड्रेट का कोई पोषण मूल्य तो नहीं, परंतु ये हमारी आंतों की मांसपेशियों की गति को तीव्रता प्रदान करता है। मतलब जैसे हमारी इंटेस्टाइन होती है, आंतें होती है, उनका काम क्या होता है, वो ऐसे हिलती है, ऐसे मूवमेंट करती है, तभी तो खाना पचता है ना, तो उसको तीव्रता प्रदान करता है ये सेल्यूलोज। तो भोजन को स्वाद प्रदान करना भी, अगर कार्ब्स खाएंगे तभी भोजन, जो कार्ब्स होते हैं वो मीठे होते हैं और बहुत स्वादिष्ट होते हैं, तो इसीलिए खाने का एक रुचि बनती है खाना खाने की। अनेक गंभीर रोगों से सुरक्षा है। तो ये सारे आपने उपलब्ध कार्बोज का पाचन अवशोषण में उपयोग, ये सभी कार्बोज के कार्य है। अब देखो अनुपलब्ध कार्बोज कौन सा हो गया, सबसे पहले तो रेशा, ठीक है। 3 चीज़ें बताई थी ना आपको, स्टार्च और रेशा, ठीक है, और आपका दूसरा शुगर। तो ये 3 चीज़ों में से अब रेशा आपका अनुपलब्ध कार्बोज आ गया। तो अनुपलब्ध कार्बोज रेशे से प्राप्त होता है, और रेशा मीन्स फाइबर। रेशा उन सभी उपचय कार्बोज का समूह है जो कि वनस्पति से प्राप्त खाद्य पदार्थों में से पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए सेल्यूलोज एक प्रकार का रेशा है। तो सेल्यूलोज भी क्या है, एक तरह से रेशा है। रेशे का मेन अगर आपको देखना है तो आपको जैसे कि कोई भी छिलके वाली चीज़ जिसमें छिलका हो, तो छिलके से हमें रेशा प्राप्त होता है। जैसे मोटे अनाज है उनमें छिलके वाले अनाज, जैसे कि छिलके वाले अनाज जब हम दालें खाते हैं तो उसमें हमें रेशा प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके कार्य क्या है, सुधा संतुष्टि करना। खाद्य स्रोत मैंने आपको बता दिया कहाँ से मिलता है, जो गेहूं के दाने, आटा, साबुत दालें, ये सब चीज़ों में आपको रेशा प्राप्त होगा। और जैसे कि ये परिष्कृत अनाज का भी एक क्वेश्चन कई बार छोटा पढ़ी पूछ लेते कि क्या होता है। परिष्कृत अनाज होता है जैसे कि मैदा, सूजी, जिनमें रेशा नहीं होते, छिलके बिल्कुल भी नहीं होते। तो ये जो है इससे हमें
ये अनुपलब्ध कार्बोज नहीं है, ठीक है। तो इसके कार्य क्या है, अनुपलब्ध कार्बोज जो रेशा है इसका कार्य क्या है? सुधा संतुष्टि, सुधा मतलब आपकी भूख, हंगर, सूथी द हंगर, भूख शांत करना। जैसे कि आप कार्बोज लेते तो आपको क्या होता है, पेट से भरा भरा सा लगता है ना, और आपकी भूख शांत होती है। अगर और चीज़ें खाते थे, को फल फ्रूट खाते हैं या कुछ और खाते तो हमारा पेट भरता ही नहीं है कभी भी। तो मतलब ये है, सुधा शांत करता है आपका। मल निष्कासन में अच्छा रहता है, मल में उपस्थित रेशे तथा जल सोख कर मल को मुलायम बनाते हैं, और जिसे शरीर में मल का निष्कासन। तो रेशे का मेन वर्क भी यही होता है कि जो रेशे होते हैं वो मल निष्कासन में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है इससे, और मतलब कब्ज़ वगैरह नहीं है। रेशे युक्त आप भोजन खाते हो तो कब्ज़ नहीं होती है, अच्छे से आपकी निष्कासन हो जाता है। प्रमुख बीमारियों की रोकथाम, तो ये सारा आपने इसमें पढ़ना है। पूरा क्लियर किया मैंने। काफ़ी स्टूडेंट्स ये ऐसा कह रहे थे कि मैम आप कंप्लीट डिस्क्राइब किया करें क्वेश्चंस को, पर इतना टाइम नहीं होता है क्योंकि लॉन्ग वीडियोस बन जाती है। इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने होते हैं एक ही लेसन से, तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन जाती है, इसीलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट में इसको बताते हैं। और इजी चीज़ें आप खुद भी देख कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। ईजी है जो चीज़, उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है आपका? हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संतुलित आहार से आप, कई बार तो ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आते हुए देखा है। तो संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। संतुलित आहार की मुख्य विशेषताएं बताएं। तो संतुलित आहार मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपने क्वेश्चंस काफ़ी इधर उधर से, जैसे देखिए आप जब भी आंसर्स लिखते हैं, आपका अगर मिक्स एंड मैच भी हो जाता है, कुछ आंसर्स आप मिक्स भी कर देते तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर लॉन्ग आंसर में आता है आपका क्वेश्चन तो आप थोड़ा मिक्सअप कर सकते हो क्वेश्चंस को। ऐसा आपने डरना नहीं है कि मैंने क्या कर दिया, इधर मिक्स कर दिया उधर मिक्स कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा बहुत मिक्स एंड मैच कर देते हो, थोड़े अपने वर्ड्स अपने थॉट्स डाल देते हो क्वेश्चंस के बीच में, उससे कोई प्रॉब्लम। मेन आपका टॉपिक जो थीम है क्वेश्चन का जो पूछा है उसी वही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने उल जलूल गप्पे ही लगा दी, वो तो फिर गलत हो जाता है ना। बट अगर आप टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ डाल रहे हो तो फिर गलत क्वेश्चन नहीं होता है आपका। और इग्नू में भी वैसे भी लेंथी अगर आप आंसर लिख के आते हो तो ये होता है कि आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि इसमें ईजी मार्किंग होती है। तो आपने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, लिखना है अच्छे से। क्वेश्चंस को आपने लेट गो छोड़ना नहीं है कि मुझे ये कंफ्यूज हो रहा है, क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। जो भी पढ़ा है सब कुछ लिखना है आपने, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन, जो संतुलित आहार की मुख्य विशेषताएं बताइए। संतुलित आहार वो भोजन है जिसमें जो है सभी प्रकार के जो हमारे खाद्य पदार्थ है उनका सही मात्रा में समानुपात हो, जिससे कि आपको सभी पोषक तत्वों आवश्यकता अनुसार जो है समुचित रूप से प्राप्त हो सके। इस लाइन को आपने पूरा कंप्लीट लिखना है, ठीक है। इसके साथ ही साथ पोषक तत्वों का कुछ अतिरिक्त रूप से प्रावधान हो, ताकि और जो संतुलित आहार है उसमें जो पोषक तत्व है कुछ अतिरिक्त मात्रा में मिलने चाहिए। जिससे ऐसा होता है कि कई बार हम भोजन ढंग से कर नहीं पाते, कई रीजंस होते हैं, और तब हमें जो है जो अतिरिक्त भोजन पोषक तत्व लिए होते हैं हमने, उसमें वो उसकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो ये है संतुलित आहार। संतुलित आहार की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? संतुलित आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। संतुलित आहार का मतलब क्या है कि उसमें आपने सब कुछ सम्मिलित किया है। उसमें आपने फाइबर्स भी लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी लिए हैं, फैट्स भी लिया है, प्रोटीन्स, मिनरल्स, सब कुछ जो भी चाहिए सब कुछ आपने सभी पोषक तत्वों कैटेगरी से आपने डाले हैं, तभी आपका वो संतुलित आहार कहलाएगा, ठीक है। सभी खाद्य वर्गों से आपने चीज़ें इसमें इंक्लूड की है। संतुलित आहार शरीर की पोषक तत्वों की ज़रूरतों को पूरा करता है। संतुलित आहार जो है हमारे जब इतने पोषक तत्व हमारे शरीर को ज़रूरत होते हैं ना, उन सब की ज़रूरत को पूरा करता है। अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि में संतुलित आहार अतिरिक्त पोषण तत्व प्रदान करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इस लाइन को आपने ज़रूर लिखना है, सेटिंग को। जैसे कभी ये होता है ना कि हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर किसी और जगह है, या फिर हम बीमार हो गए तो हम उतना अच्छा भोजन नहीं ले पाता हमारा शरीर, तो उस समय जो हमने पोषक तत्व अतिरिक्त मात्रा में संतुलित आहार में लिया है, उस समय उस अवधि में जो संतुलित अतिरिक्त पोषक तत्व जो है हमारे भोजन की उस रिक्तता को पूरा करता है, मतलब हमें पोषक देता है, ठीक है, पोषण देता है। तो इस तरह से आपने लिखना है इसको। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताती जा रही हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कौन सा है, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा और स्किप मत कीजिए वीडियोज़ को। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विभिन्न खाद्य वर्ग कौन से हैं? संतुलित आहार की योजना बनाने में इनका प्रयोग कैसे किया जाता है? ठीक है, सारे खाद्य वर्ग आपने इसमें डिटेल में बताना है। और वैसे भी जो ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसमें आपने सभी खाद्य वर्ग बताना है कि कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो एक से ही पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जैसे कि अंडा, दूध, मांसाहार, प्रोटीन प्राप्त होता है। मतलब अगर हम एक तरह का ही भोजन करते रहेंगे ना, तो हमें उससे एक ही तरह का पोषक मिलता रहेगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अब अलग अलग खाद्य वर्ग से जो है हमने चीज़ें लेनी हैं, भोजन लेना है और फिर उसको संतुलित आहार की योजना उसकी बनानी है। तो भोजन के 3 प्रकार के कार्य है, ऊर्जा प्रदान करना और शारीरिक वृद्धि करना और रोगों से बचाव करना। तो इस चीज़ के लिए भोजन, ये 3 चीज़ को पूरा करने के लिए हमारे भोजन में क्या क्या होना चाहिए? कार्बोज, वसा, है ना, दोनों की प्रचुर मात्रा वाले खाद्य पदार्थ ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन वाले जो खाद्य पदार्थ है वो हमारे टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करते हैं, शारीरिक वृद्धि में सहायता करते हैं। और भोजन में जो रेशे होते हैं, रेशे, खनिज, लवण जो है, ये जो है क्रियाओं को शरीर की विभिन्न क्रियाओं को चलाने में सहायता करते हैं। तो इस तरह से सभी के अपने अपने कार्य हैं। तो पहला जो वर्ग है आपका वर्ग ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ, जिससे कि हमें ऊर्जा मिलती है। तो ऐसे कौन कौन से खाद्य पदार्थ है? आपका कार्बोज मेनली ऊर्जा देता है आपको। दूसरा आपका आ गया, कहाँ से मिलता है ये भी लिखना है आपने, है ना। और दूसरा आपका शारीरिक वृद्धि में सहायक खाद्य पदार्थ। तो ये कौन करता है? शारीरिक वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व आपकी सहायता करता है? वो आपका प्रोटीन करता है। ठीक है, प्रोटीन आपका शारीरिक वृद्धि में आपकी सहायता करता है। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में अभी देखा कि प्रोटीन को शारीरिक वृद्धि के लिए वो छोड़ देता है ना कार्बोज। तो दूसरे क्वेश्चन से भी आपने याद रखना होता है। दूसरा, ये हमें कहाँ से मिलेगा प्रोटीन जो है, जिससे कि हमारी बॉडी बिल्डिंग हो रही है, हमारे ग्रोथ हो रही है। तो ये हमें दूध से मिलेगा, मांस से, अंडे से, दालों से, गिरिदाल फल से स्रोत है इसके। तो इस तरह से आपने ये बताना है। इसके साथ ही तीसरा जो वर्ग है वो है रोगों से बचाव। तो रोगों से बचाव करने के लिए हमें कौन सा जो है खाद्य पदार्थ सहायता करता है? खनिज लवण व विटामिन। तो जितने भी खनिज लवण और विटामिन है ये हमारे रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं। अब ये कहाँ से मिलेंगे हमें? खनिज लवण और हमारे को विटामिन कहाँ से मिलेंगे? हमें फल से मिलेंगे, सब्जियों से मिलेंगे। ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जी, सारा कुछ आपने लिखना है कि यहाँ से हमें ये सब मिलेगा। तो इस तरह से इसको देखते हुए आपने एक संतुलित आहार का एक ये बता देना है ना। तो ये देखो, व्यंजन का नाम राजमा, चावल, फल, सब्जियां, सूखी रोटी, ये सब अगर आप देते हो, ये पूरा एक विकल्प बना के दिया है कि हाँ इस खाद्य पदार्थ से आपको पूरा का पूरा आपको संतुलित आहार मिल रहा है, सभी खाद्य पदार्थ इसमें शामिल है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस देखना। आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर करें और कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।